नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है। जी हां, क्या कुछ है खबर आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, मोदी पर सोनिया गांधी राहुल गांधी का बड़ा हमला, कहा प्रधानमंत्री ने सेना के साथ विश्वासघात किया है। जी हां, आपको बता दें, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भारतीयों को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। और वहीं इस साल हज यात्रा को लेकर सऊदी अरब के आग्रह पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों, क्या कुछ है पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपको भी लगता है कि क्या चीन मामले पर मोदी सरकार से सोनिया गांधी राहुल गांधी सवाल पूछना जायज है या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, कर्नाटक विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। जी हां, आपको बता दें, कर्नाटक में विधान परिषद की 7 सीटों के लिए चुनाव 29 जून को होना था। निर्वाचन आयोग के एक बयान के मुताबिक सीटें 30 जून को रिक्त हो रही थी। कर्नाटक विधानसभा के सदस्य 7 नए विधान पार्षदों को चुनने के लिए 29 जून को मतदान करते। परंपरा के मुताबिक 29 जून की शाम यह मतगणना होती, लेकिन कर्नाटक विधानसभा की 7 सीटों पर मतदान की जरूरत नहीं पड़ी। चुनाव आयोग द्वारा कर्नाटक में विभिन्न दलों के 7 उम्मीदवारों के नामांकन को मान्य करने के कुछ दिनों बाद सोमवार को सभी को सर्वसम्मति से राज्य विधान परिषद के लिए चुना गया। कर्नाटक विधान परिषद की 7 सीटों पर होने वाले द्विवार्षिक चुनाव के लिए चुने गए नव निर्वाचित एमएलसी में गोविंद राजू, नसीर अहमद, एमटीबी नागराज, प्रताप सिंह नायक, आर शंकर, सुनील और बीके हरि प्रसाद शामिल हैं। इस चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 18 जून थी और नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 22 जून यानी आज थी। आज 7 सीटों पर 7 ही उम्मीदवार बचे, जिसके बाद सबको निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। विधान परिषद सीट पर जीत हासिल करने के लिए कर्नाटक विधानसभा में 28 विधायकों के वैध मतों की आवश्यकता होती है। विधानसभा में इसकी संख्या के आधार पर भाजपा 4 सीट, कांग्रेस 2 सीट, जदयू 1 सीट जीत दर्ज कर सकती थी और इसी आधार पर उन्हें कैंडिडेट खड़े किए। इसमें से 4 भाजपा को, 2 कांग्रेस और 1 जेडीएस को मिली। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, इस साल के हज यात्रा को लेकर सऊदी अरब के आग्रह पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। जी आपको बता दें, सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्री हिज एलेक्सी डॉक्टर मोहम्मद सालेह बिन ताहिर ने सोमवार को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को फोन किया। उन्होंने कोरोना महामारी के चलते इस बार हज में भारत से जाने वाले हज यात्रियों को ना भेजने का सुझाव दिया है। सऊदी अरब के सुझाव पर नकवी ने कहा कि कोरोना की गंभीर चुनौतियों से पूरी दुनिया प्रभावित है। सऊदी अरब में भी इसका असर देखा जा रहा है। ऐसे में सऊदी अरब सरकार के निर्णय का सम्मान करते हुए हालात के मद्देनजर लोगों की सेहत सलामती को प्राथमिकता देते हुए यह फैसला किया गया है कि हज के लिए भारतीय मुसलमान सऊदी अरब नहीं जाएंगे। सऊदी अरब ने कहा है कि वह इस साल हज का आयोजन करेगा, लेकिन कोरोना वायरस के कारण केवल सऊदी अरब में रहने वाले लोग ही हज कर सकेंगे। सऊदी अरब सरकार के हज और उम्रा मामलों के मंत्रालय ने सोमवार को बयान जारी करके बताया कि कोरोना वायरस के चलते इस बार सीमित हाजियों को ही हज करने की इजाजत होगी। सऊदी अरब के सरकार इस फैसले के बाद भारत के 2 लाख जायरीनों का पूरा पैसा उनके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने यह जानकारी दी। इस साल हज यात्रा 28 जुलाई से 2 अगस्त तक होनी थी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा पर अस्थायी रोक लगा दी है। जी हां, आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1 वीजा निलंबित करने की घोषणा की है। इसके साथ भारत समेत दुनिया के IT प्रोफेशनल को बड़ा झटका लगा है। यह निलंबन साल के आखिर तक वैध रहेगा। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक यह फैसला अमेरिकी श्रमिकों के हित के लिए लिया गया है। ट्रंप ने सोमवार को कहा कि यह कदम उन अमेरिकियों की मदद करने के लिए आवश्यक था जिन्होंने मौजूदा आर्थिक संकट के कारण अपनी नौकरी खो दी है। नवंबर में होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव से पहले यह ऐलान करते हुए ट्रंप ने विभिन्न व्यापारिक संगठनों, कानूनविदों और मानवाधिकारों निकायों द्वारा आदेश के बढ़ते विरोध की अनदेखी की है। यह निलंबन 24 जून से लागू होगा। इससे बड़ी संख्या में भारतीय IT प्रोफेसर प्रभावित होने की संभावना है। अब उन्हें स्टैंपिंग से पहले कम 1 साल के अंत तक का इंतजार करना होगा। यह बड़ी
संख्या में भारतीय IT प्रोफेसरों को भी प्रभावित करेगा जो अपने H-1B वीजा को रिन्यू कराना चाहते थे। ट्रंप के इस फैसले से दुनिया भर से अमेरिका में नौकरी करने का सपना देखने वाले 2.5 लाख लोगों को धक्का लग सकता है। बता दें कि अमेरिका में काम करने वाली कंपनियों को विदेशी कामगारों को मिलने वाले वीजा को H-1B वीजा कहते हैं। इस वीजा को एक तय अवधि के लिए जारी किया जाता है। H-1B वीजा एक गैर प्रवासी वीजा है। अमेरिका में कार्यरत कंपनियों को यह वीजा ऐसे कुशल कर्मचारियों को रखने के लिए दिया जाता है जिनकी अमेरिका में कमी हो। इस वीजा की वैलिडिटी 6 साल की होती है। अमेरिकी कंपनियों की डिमांड की वजह से भारतीय IT प्रोफेशनल्स इस वीजा को सबसे अधिक हासिल करते हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर में आपको बता दें, मोदी पर राहुल गांधी का बड़ा हमला। कहा प्रधानमंत्री ने सेना के साथ विश्वासघात किया है। जी हां, आपको बता दें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख में गतिरोध से जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान को लेकर मंगलवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने चीन के रुख को स्वीकार करके अब हमारी सेना के साथ विश्वासघात किया है और भारत के रुख को नष्ट कर दिया। उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में यह भी कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में शहीद हुए 20 जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। राहुल ने आरोप लगाया कि चीन ने बड़ी ढिठाई के साथ हमारे क्षेत्र पर कब्जा किया है। प्रधानमंत्री ने चीन के इस रुख को स्वीकार करके हमारे रुख को नष्ट कर दिया है और हमारे सेना के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा कि चीन को हमारी भूमि पर कब्जा करके निकल जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ किया जाना चाहिए कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाए। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि चीन की इस हरकत का एक कारण हमारी विदेश नीति की पूरी तरह नाकामी है। प्रधानमंत्री ने कूटनीति के स्थापित ढांचे को ध्वस्त किया है। कभी पड़ोसियों के साथ मित्रवत रहे संबंध अब तनाव में है। अपने साझेदार देशों के साथ हमारा संबंध बाधित हो गया। उन्होंने कहा कि भारत को अमेरिका और अन्य देशों के साथ अच्छे संबंध का निर्माण करना चाहिए और साथ ही अपने पुराने मित्रों के साथ अच्छे रिश्ते बरकरार रखने चाहिए। वही दूसरी बड़ी खबर में आपको बता दें, सोनिया गांधी का सरकार पर हमला। का चीन संकट के पीछे केंद्र की नीतियों को ठहराया जिम्मेदार। जी हां, आपको बता दें कांग्रेस की सर्वोच्च नीति निर्धारण इकाई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक मंगलवार को हुई। इसमें मुख्य रूप से भारत चीन गतिरोध पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चीन के साथ मौजूदा संकट के पीछे केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। सोनिया गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कहा कि चीन के साथ सीमा पर मौजूद संकट भाजपा नीति सरकार के कुप्रबंधन उनकी गलत नीतियों के कारण है। वहीं सोनिया गांधी ने लगातार 17 दिन से पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि करने को लेकर सरकार की निंदा की। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लगातार दूसरे दिन चीन पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बॉर्डर के मुद्दे पर मजबूती से नहीं निपटा गया तो हालत गंभीर हो सकते हैं। इससे पहले सोमवार को कहा था कि देश की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी को सोच समझकर बयान देना चाहिए। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, आगरा डीएम के नोटिस के बाद प्रियंका गांधी ने फिर योगी सरकार को घेरा। जी हां, आपको बता दें कोरोना वायरस से हुई मौतों पर प्रदेश में सोशल मीडिया पर संग्राम छिड़ा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को एक अखबार के कोरोना से आगरा में हुई मौत को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और आगरा के मॉडल पर तंज कसा। दरअसल आगरा के जिलाधिकारी PN सिंह ने प्रियंका गांधी वाड्रा को पत्र लिखकर उनके 22 जून के ट्वीट का 24 घंटे में खंडन करने को कहा। डीएम ने पत्र में कहा कि पिछले 109 दिन में आगरा में कोविड-19 के 1139 केस आए, 79 मरीजों की मौत हुई और पिछले 48 घंटे में 28 लोगों की मृत्यु की सूचना असत्य और निराधार है। इसी को लेकर प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री से सवाल पूछते हुए ट्वीट किया। अब प्रियंका ने ट्वीट के बाद राजनीतिक गलियारे में खलबली मच गई है। मंगलवार सुबह अचानक फिर से राजनीति बदली और प्रियंका ने जिलाधिकारी आगरा को कोई जवाब न देते हुए आज एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने एक और अखबार का हवाला देते हुए लिखा है कि आगरा में कोरोना से मृत्यु दर दिल्ली और मुंबई से भी अधिक है। यहाँ कोरोना से मृत्यु की दर लगभग 7% है। यहाँ कोरोना से जान गंवाने वाले 79 मरीजों में कुल 35% यानी 28 लोगों की मौत अस्पताल में भर्ती होने का 48 घंटे के अंदर हुई है। आगरा मॉडल का झूठ फैलाकर इन विषम परिस्थितियों में धकेलने के जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री जी 48 घंटे के भीतर जनता को इसका स्पष्टीकरण दें और कोविड मरीजों की स्थिति और संख्या की जा रही हेराफेरी पर जवाब दें। वह दूसरी बड़ी खबर में आपको बता दें, नेपाल की जिद से बिहार में बाढ़ का खतरा। जी हां, आपको बता दें सीमा विवाद के बीच नेपाल ने भारत की ओर से किए जा रहे बांध मरम्मत के कार्य को रोक दिया है। बिहार के अफसरों की ओर से बातचीत की पेशकश को भी नेपाल ने ठुकरा दिया और अपनी जिद पर
चढ़ा है। इस वजह से बिहार में 2017 की तरह बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नेपाल की इस हरकत से बिहार में बने बाढ़ के खतरे को टालने के लिए क्या किया जा सकता है, इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को बैठक करेंगे। सीएम नीतीश की ओर से बुलाई गई बैठक में राज्य के जल संसाधन विभाग और अन्य उच्च स्तरीय जिलाधिकारी शामिल होंगे। इससे पहले नेपाल सरकार ने पूर्वी चंपारण के ढाका अनुमंडल में लाल बकेया नदी पर बंद है तटबंध के पुनर्निर्माण कार्य को रोक दिया है। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने बताया कि नेपाल गंडक बांध के लिए मरम्मत कार्य की अनुमति नहीं दे रहा है, जबकि लल बकेया नदी नो मैंस लैंड का हिस्सा है। इसके अलावा नेपाल ने कई अन्य स्थानों पर मरम्मत का कार्य रोक दिया है। पहली बार हम लोग ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। हम मरम्मत के कार्य के लिए सामग्री नहीं पहुंचा पा रहे हैं। संजय झा ने आगे कहा कि अगर हमारे इंजीनियरों के पास बाढ़ से लड़ने वाली सामग्री नहीं पहुंची तो बांध की मरम्मत का काम प्रभावित होगा। अगर नेपाल में भारी वर्षा के कारण गंडक नदी का जल स्तर बढ़ता है तो यह एक गंभीर समस्या पैदा करेगा। वहीं दूसरी बड़ी खबर में आपको बता दें, शिवसेना की केंद्र सरकार को सलाह, कहा चीन को जवाब देने के लिए भारत को ट्रंप की जरूरत नहीं। जी हां, आपको बता दें, चीन के साथ सीमा विवाद पर शिवसेना के कहा कि पड़ोसी देश को जवाब देने के लिए भारत को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निर्भर रहने की बजाय आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। शिवसेना के सामना मुख्य पत्र में यह भी कहा गया है कि चीन के साथ कारोबार 20 बहादुर सैनिकों की कुर्बानी का अपमान होगा जो पिछले सप्ताह गलवान घाटी में चीन के सैनिकों के साथ झड़प में शहीद हुए। मराठी भाषा में मुख्य पत्र में कहा गया कि अगर हम चीन के साथ लड़ना चाहते हैं तो राजनीति कम होनी चाहिए और राष्ट्रीय हित ज्यादा होना चाहिए। इसके लिए हमें राष्ट्रपति ट्रंप की जरूरत नहीं है, हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। सामना में कहा गया है कि चीन के साथ कारोबार करना 20 बहादुर सैनिकों की शहादत का अपमान होगा। शिवसेना ने कहा कि अगर भारत चीन की आर्थिक कमर तोड़ना चाहता है तो उसे विनिर्माण क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान देना होगा। सामना में कहा गया कि हमें औद्योगिकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए बड़े कार्यक्रमों की घोषणा करनी होगी। इसके लिए हमें पूंजी के साथ साथ बिजली की जरूरत होगी। औद्योगिकरण की नींव कृषि विकास है जिसे हमें मजबूत करने की जरूरत है। शिवसेना ने कहा कि देश में चीनी निवेश को लेकर क्या किया जाए, इस पर नरेंद्र मोदी सरकार को एक नीति की घोषणा करनी होगी। उद्धव ठाकरे नीति पार्टी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने चीन की 3 कंपनियों के साथ 5,000 करोड़ रुपए मूल्य के MOU अभी रोक दिए हैं। पार्टी ने कहा कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात में भी चीनी निवेश हैं और वे उसके साथ क्या करेंगे।